जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने एक नई कहानी को लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है गांव का प्रधान। गांव में सरगर्मी जोरों पर थी। गांव के प्रधान का चुनाव जो होने वाला था, 7 गांव का समूह था और प्रधान सिर्फ एक को ही होना था। 2 उम्मीदवार मैदान में पहले ही उतर चुके थे, लेकिन इनको लेकर ज़्यादातर लोगों की असहमति थी। सही उम्मीदवार को लेकर पेंच फंसा हुआ था। अफवाहों का बाजार गर्म था, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ और। दुकानों में, चौपालों में प्रधानी की चर्चा जोरों पर थी। माहौल काफ़ी गहमा गहमी का था। गांव के लोगों को ऐसा प्रधान चाहिए था जो कि गांव की भलाई के लिए काम करे, ईमानदार के साथ साथ चाल चरित्र से लवरेज हो। कुछ तो ऐसे थे जो इन सद्गुणों को अपने अंदर ही महसूस कर रहे थे, परंतु किसी से कैसे कहे कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसकी आप तलाश कर रहे हो। अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना अच्छी बात थोड़ी ही है। कोई दूसरा कहे तो कुछ बात अलग होती है। काफ़ी वह पोह की स्थिति थी। इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ लोगों के जहन में एक नाम आया, वो था कमला। नाम था कमला, पर थे पुल्लिंग। अनहोनी को होनी करने में उन्हें महारत हासिल थी। जीवन के 60 वर्ष पार कर चुके थे। दुबले पतले कद काठी के थे, वजन कम था, पर अपनी बातों में अच्छा खासा वजन रखते थे। दिल्ली की किसी बड़ी कंपनी में बड़े ओहदे पर कार्यरत थे, लेकिन अब सेवानिवृत्त जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिल्ली में भी मकान था, कभी दिल्ली कभी गांव आना जाना लगा रहता। गांव और शहर का तजुर्बा साथ लिए फिरते। पुराने ज़माने के मैट्रिक पास थे। बात बात में इंग्लिश का तड़का मारना उनकी आदत में शुमार था। इससे उनके मान सम्मान में काफ़ी इजाफा होता। गांव के लोगों ने कमला को और कॉलेज के प्रोफेसर को इंग्लिश में जुगलबंदी करते कई बार देखा था। गांव के किसी भी मसले पर कमला के कहने का मतलब उस पर मोहर लगाने जैसा था। गांव के प्रतिष्ठित रसूखदार व्यक्ति माने जाते थे। दूसरे दिन गांव का हुजूम कमला के घर उमड़ पड़ा। प्रधानी पर चर्चा होने लगी। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। अब बारी थी कमला की। कमला ने ज़्यादा वक्त न बिताते हुए 2 टुक शब्दों में कहा, गांव का प्रधान बनेगा तो मगनू ही। अब सबको कमला के तजुर्बे पर शक होने लगा। सुगबुगाहट शुरू हुई। मगनू कैसे प्रधान बन सकता है? वह तो किसी काम का ही नहीं। अपना खुद का तो भला कर ही नहीं सकता है, वह गांव का भला क्या करेगा? दिन भर मंदिर में साधु सन्यासियों की सेवा में पड़ा रहता है। वह तो साधु बाबा बनने के सिवाय कुछ कर ही नहीं सकता है। कमला बोले, देखो मगनू है सत्संगी, भोला भाला। गांव में कहीं भी किसी पर आफत आ जाए तो सबसे पहले मगनू ही दरवाजे पर खड़ा मिलता है। मगनू के आगे पीछे कोई नहीं है जो कभी पलट कर भी जवाब नहीं देता। ज़्यादा चालाक प्रधान ढूंढोगे तो फिर प्रधान बनने के बाद उसे ढूंढते ही रह जाओगे। कम से कम मगनू की लगाम हमारे हाथों में तो रहेगी। फिर मजाल क्या हुआ इधर से उधर हो जाए, और जब फैसला कमला का हो तो मुखालफत करने की हिम्मत कौन करे? मगनू उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं तो चपरासी बनने के लायक भी नहीं, उस पर आप मुझे 7 गांव का प्रधान बनाने की सोच रहे हो। मुझ में प्रधान बनने की कुवत है कहाँ? कमला बोले, जो सोच लिया वह सोच लिया। प्रधान मगनू को ही बनना पड़ेगा। सभी खामोश हो गए। गांव की विकास की बात तो छोड़िए, मगनू की लगाम हमारे हाथ में रहेगी, यह बात गांव वालों को जच गई। प्रधान बनने से पहले ही मगनू की लोगों ने नकेल कसना शुरू कर दिया। सभा समाप्त हुई। सभी अपने घर की ओर रवाना हुए। मगनू चांदनी रात में कड़कड़ाती ठंड में अपने आंगन में इधर से उधर टहलने लगा। मन ही मन खुश था। सोच रहा था, यह मेरे सत्संग और पूजा पाठ का ही तो फल है जो आज मुझे प्रधान बनाने की सोच रहे हैं। यहाँ तो आलम यह है कि प्रधान बनने के लिए सिर्फ फुटावल की नौबत आती है। यहाँ तो बैठे बिठाए बिन मांगे सर पर ताज सजने जा रहा था। मगनू सोचने लगा, कुछ करूँ ना करूँ, कम से कम प्रधानी का तमगा तो लिए फिरूँगा। प्रधान की चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही थी। कुछ सयाने लोग मगनू के साथ हो लिए। उसे बात बात पर मुफ्त की सलाह देने लगे। मगनू की ज़मीन साहूकार के पास गिरवी रखकर अच्छी खासी रकम सूद पर उठा लिए। सर जब ओखली में रखी दिया तब मुसल से क्या डरना था। अब आर पार और आन बान का सवाल था। सामने जो 2 उम्मीदवार प्रधान के लिए खड़े थे वह भी काफ़ी खर्च कर रहे थे। ऐसे में भला मगनू पीछे क्यों रहता? लोगों को खिलाया पिलाया रहेगा तो कुछ वफादारी तो निभाएंगे। मगनू का घर काफ़ी बड़ा था, रहने वाला कोई भी न था। अब मगनू का घर शराब कबाब का अड्डा बन चुका था। कुछ तो खा पी कर घर जाने की जहमत भी न उठाते, सुबह तक वहीं पड़े मिलते। प्रधान का चुनाव हुआ। चुनाव में जीत मगनू की हुई। अब मगनू प्रधान बन गया। हालांकि कोई भी उसे प्रधान के नाम से संबोधित न करता।
पर ज्ञान न होने पर भी ओहदा तो प्रतिष्ठा बढ़ा ही देता है। प्रधान बने हुए मगनू को अब 6 महीने बीत गए, पर गांव में प्रधान को किसी काम के लिए न पूछा जाता। अब प्रधान होकर भी मगनू अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस करने लगा। सोचने लगा, अगर साहूकार का कर्ज न दिया तो गिरवी रखी ज़मीन हाथ से चली जाएगी। न जाने कमला ने मुझसे किस जन्म का बदला लिया है। क्या उन्हें अपना तजुर्बा मुझ पर ही आजमाना था? मन ही मन मगनू कमला को कोसने लगा। मगनू सोचने लगा, जब से गांव का प्रधान बना हूँ तब से लोगों ने दरवाजा पर फटकने ही छोड़ दिया। बैठे बैठे लोगों की बाट जोहते रहता हूँ। चुनाव से पहले तो सब यही मरे पड़े मिलते, कब वक्त अब कोई मेरा हालचाल जानने भी ना आता। आखिर कुछ भी हो, मैं गांव का प्रधान हूँ, कुछ तो इज्जत बख्शते। पहले पूजा पाठ सत्संग में मन रमा रहता, अब उससे भी हाथ धो बैठा हूँ। माया मिली न राम। यही सब सोच रहा था कि इतने में मगनू ने वहाँ से बिरजू को पगडंडी से गुजरते देखा। बिरजू को देखकर मगनू ने जोर से हाक लगाई। बिरजू पास आया। मगनू बोला, बड़ी जल्दी में हो? बिरजू ने मगनू की तरफ देखकर कहा, घर की पैमाइश का काम चालू है। टिहरी डैम की ओर से मुआवजे का काम चल रहा है। वो जो इंजीनियर पांडे है ना, वो ठीक से बिल नहीं बना रहा है। मगनू, वह कैसे बिल नहीं बनाता? मैं साथ चलता हूँ, देखता हूँ उसे। बिरजू ने सोचा, एक से भले दो, कुछ ना हो पर कहने के लिए गांव का प्रधान तो है। दोनों बिरजू के घर की ओर चल पड़े। वहाँ पर इंजीनियर पांडे हाथ में बड़ा फीता लिए पैमाइश में जुटा हुआ था। मगनू को लगा, आज अच्छा मौका है अपने आप को प्रधान साबित करने का। इंजीनियर पांडे की तरफ मुखातिब होकर मगनू प्रधान तैश में आकर बोला, आप बिरजू के बिल में हेरा फेरी क्यों कर रहे हो? इंजीनियर पांडे, प्रधान जी, मैं हेरा फेरी कर रहा हूँ या बिरजू हेरा फेरी करवा रहा है? प्रधान जी शब्द सुनकर मगनू काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा था। अपने गांव वालों ने तो आज तक कभी प्रधान न कहा होगा, और ये भारी होकर भी मुझे प्रधान जी कह रहा है। लोग ठीक कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। मगनू बोला, बिरजू का बिल ठीक ठाक बना दो, काफ़ी परेशान है। अब मगनू प्रधान के बोल में नरमी साफ झलक रही थी। इंजीनियर पांडे मगनू प्रधान की तरफ देखकर बोले, प्रधान जी, अब आप ही बताइए, ये जो लाइन से बिरजू ने मकान बनाए हैं, क्या इसमें कोई रह सकता है? मुश्किल से 1 लाख भी खर्च नहीं किए होंगे, और मुआवजा चाहिए पूरे 30 लाख रुपए। भानुमती का कुनबा खड़ा करके रखा हुआ है। सिर्फ रेती पत्थर का घालमेल है, तालमेल तो बिल्कुल भी नहीं। सरिया और सीमेंट जैसा डालना ही भूल गए। बिरजू बोला, 20% जो लेते हो वो काहे के लेते हो? इंजीनियर पांडे, प्रधान जी, अब आप ही बताइए, 20% अगर लेते हैं तो 100% जान हथेली पर रखकर मेजरमेंट करने रूम के अंदर दाखिल होते हैं। इंच टेप जरा जोर से तान दे तो डर लगा रहता है कहीं भर भरा कर नीचे ना आ जाए। मेजरमेंट कर जब तक सही सलामत कमरे से बाहर ना आ जाते तब तक मन ही मन महामृत्युंजय का जप चालू रहता है। बिरजू, जो तुम बढ़ा कर देते हो वो क्या तुम्हारी जेब से जाते हैं? इंजीनियर पांडे, मैं एक मुलाजिम हूँ, मेरी भी एक सीमा है। कल किसी वजह से री चेकिंग हो गई तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। प्रधान की तरफ देखते हुए, अगर प्रधान जी आप कहते हो तो आपका मान रखते हुए मैं थोड़ा बहुत बढ़ा लेता हूँ, नहीं तो मैं एक फूटी कौड़ी भी ना बढ़ाता। इंजीनियर पांडे की बात सुनकर मगनू प्रधान फूला नहीं समा रहा था। प्रधान की महत्ता अब उसे समझ में आने लगी थी। आज पहली बार कोई उसे इतनी इज्जत बख्श रहा था। प्रधान बनकर भी मगनू प्रधान के कार्य और प्रधान के आय के स्रोत क्या है इससे अनभिज्ञ था, लेकिन अब आशा की किरण दिखाई देने लगी थी। बिरजू और मगनू अब दोनों अपने अपने घरों की ओर चल दिए। आज पहली बार मगनू को कोई भौतिक जगत का गुरु मिला था। इसके बाद तो मगनू प्रधान और इंजीनियर पांडे के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। अक्सर मगनू प्रधान को अब इंजीनियर पांडे के साथ देखा जाता। एक दिन इंजीनियर पांडे को सरकारी काम से देहरादून जाना हुआ। मगनू प्रधान भी पांडे के साथ देहरादून के लिए चल पड़ा। शाम का समय था। पांडे ने एक बड़े होटल के अंदर अपनी गाड़ी पार्क की और दोनों होटल के बार में जा पहुँचे। अब दोनों टेबल के आमने सामने बैठे थे। पांडे ने शराब मंगवाई। पहले प्रधान ना नकुर करता रहा, मगर पांडे के काफ़ी समझाने के बाद राजी हुआ। पांडे, प्रधान जी, आपकी सुस्त पड़ी ज्ञानेंद्री को मैं जागृत करना चाहता हूँ, उसमें नव चेतना का संसार भरना चाहता हूँ। दोनों ने जाम से जाम टकराए और कुछ ही पल में देखते देखते जाम हलक से नीचे उतार दिए गए। अब थोड़ा सा सरूर बन चुका था। मगनू प्रधान पांडे की तरफ देखकर, मैं नाहक की प्रधान बन बैठा हूँ, कोई मुझे प्रधान मानने को ही तैयार नहीं। मुझे इन लोगों ने प्रधान बनाया है इसलिए कि यह सिर्फ मेरी नकेल कसते रहे। इन गांव वालों ने मुझे गधा और घोड़े से ज़्यादा कुछ समझा ही नहीं। इंजीनियर पांडे, प्रधान जी, आप दिन भर मंदिरों और सत्संगों में पड़े रहते हो,
आपका यह लोग तो खराब हुआ पड़ा है और आप परलोक संवारने चले हो। मगनू प्रधान: ठीक कहते हो, हालत यह हो गई है कि माया मिली न राम। इंजीनियर पांडे: प्रधान की अहमियत क्या होती है जब आपको खुद ही पता नहीं तो गांव वाले तुम्हें क्या खाक अहमियत देंगे। इतना कहना था कि मगनू प्रधान ने 2 पैक नीटी घसीट लिए। धीरे धीरे अच्छा खासा सरूर परवान चढ़ रहा था। मगनू प्रधान पांडे की तरफ देखकर बोला, पटरी पर दौड़ना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, गाड़ी पटरी पर बैठती नहीं। पांडे ने उत्तर दिया, गाड़ी पटरी पर बैठती नहीं कि गाड़ी पटरी पर बिठानी पड़ती है। यहाँ आपके ही गांव के लोग 1-2 का 4 करने में लगे हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर टीरी बांध बन रहा है। एक बार वहाँ का नज़ारा तो देख आइए, जिसे जहाँ खाली जगह दिखती वहीं पर धन्ने पर बैठ जाता है। देखना, एक दिन ही लोग उत्तराखंड के राजनीतिक पटल पर बड़े नेता बनकर उभरेंगे और एक आप हो कि प्रधान बनकर भी गांव की धूल फाक रहे हो। इतना कहते हुए पांडे खामोश हो गया। मगनू प्रधान: पांडे, आज के बाद देखना मैं किस तरह गांव वालों की नकेल कसता हूँ। पांडे: प्रधान जी, सुप्त पड़ी ज्ञानेंद्री में नव चेतना का संचार होने लगा है, थोड़ी और घटक लो। अब तो सिर्फ कहने भर की देर थी कि जाम खाली हो गया। मगनू प्रधान: मुझे तो गांव वालों ने तो कहीं का न छोड़ा। मेरा घर बार, खेत खलियान सब इन लोगों ने गिरवी रख दिया। मुझे तो छोड़िए, इन्होंने तो भगवान को भी नहीं बख्शा। मंगलवार और शनिवार को सुबह जल्दी उठकर हनुमान चालीसा पढ़ते और शाम होते होते मुर्गों की बोटियां चट कर जाते। मेरे घर पर गांव वालों का मजमा लगा रहता था। शराब तो ऐसे पीते जैसे कि शराब पीने की प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। मेरे लिए शहादत दी है तो मुर्गों ने। बेचारे मुर्गे, अगर मुर्गे ना होते तो मैं गांव का प्रधान भी न बनता। पांडे: प्रधान जी, सुप्त पड़ी ज्ञानेंद्री में नव चेतना का संचार हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आज पूरी तरह से जागृत हो ही जाए। शराब का दौर अपने सबाब पर था, बातों बातों में अब तो जाम खाली हो जाता। मगनू प्रधान पांडे की तरफ देखकर बोला, मुझे यह बताओ पांडे, जो तुम 20% सबसे वसूलते हो उसमें मेरा कितना हिस्सा होगा। तुम्हें मुझे भी हिस्सा देना पड़ेगा। पांडे प्रधान की तरफ देखकर, मुझे लगता है कि आपकी सुप्त पड़ी ज्ञानेंद्री जागृत हो गई है, उसमें नव चेतना का संचार अब सुचारू रूप से होने लगा है। चलो अब सोते हैं। दूसरे दिन दोनों देहरादून से वापस लौट आए। मगनू अब अपने जीवन की नई पारी शुरुआत करने जा रहा था। जो इंजीनियर पांडे 20% गांव वालों से लेता था, उसे 30% तक बढ़ा दिया गया। 15% का हिस्सेदार अब मगनू हो चुका था। आय के नए स्रोत ढूंढे जाने लगे। अपने ग्रुप में 2-3 ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो बोलने में निपुण और दिमाग से चालाक थे। इनका काम था समस्याओं को खोजना और आय के नए स्रोत ढूंढना। टीरी बांध अपने चरम पर था। उस वक्त यह देश का सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक था। जिस मगनू प्रधान को पहले एक भी समस्या न दिखती थी, अब सुप्त ज्ञानेंद्री जागृत होने पर साफ साफ दिखाई देने लगी। जैसे विस्थापितों की समस्या, आवासीय, पुनर्वास, मुआवजे, अर्ध डूब क्षेत्र को पूर्ण डूब क्षेत्र करने की समस्या, ऐसे अनेकों समस्याएं थी जिन पर अब अमल किया जाने लगा। इन समस्याओं के निवारण के लिए गांव के लोगों से रुपये जमा किया जाने लगा। समस्याओं का निपटारा यहाँ बैठे ही थोड़ा हो सकता है, उसके लिए तो देहरादून और दिल्ली डैम के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कुछ ही दिनों में एक सफ़ेद चमचमाती अम्बेसडर कार मगनू के दरवाजे पर गांव के विकास के नाम पर पहली किस्त के रूप में खड़ी थी और देहरादून में एक बड़ी कोठी मगनू प्रधान के नाम पर रजिस्टर हो चुकी थी। अब कोई भी मगनू को मगनू कहने की जुर्रत न करता। मगनू को अब प्रधान साहब के नाम से नवाजा जाता। गांव वालों की लगाम अब मगनू के हाथ में थी। फकीरी का प्रधान अब अमीरी में एमएलए बनने की जुगत में लगा था। अब मगनू अपने आचरण के बल पर नहीं बल्कि पैसा फेंको तमाशा देखो की तर्ज पर विधायक का फॉर्म भरने जा रहा था। कमला और पांडे दोनों चुनावी सलाहकार के रूप में नियुक्त हो गए थे। आगे आगे मगनू, इंजीनियर पांडे और कमला फॉर्म भरने जा रहे थे और पीछे पीछे गांव के लोग मगनू का जयकारा लगा रहे थे। सचमुच लोगों का एक बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था। वक्त ने पासा जो पलट कर रख दिया था।